बिल्कुल सर, आप प्लीज़ बैठें और हम चाहते हैं कि अब स्वागत भी होगा। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जब आप बेबी रानी मौर्य जी के बारे में जिक्र करते हैं तो ये भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं के उत्थान और विकास का जो पूरा कार्य है, उनका सशक्त आप कहते हैं ना, जिसे हस्ताक्षर है, वो खुद है श्री बेबी रानी मौर्य जी। और आधी आबादी के बढ़ते कदम पर जो सरकार के प्रयास हैं, उनको अगर पर लगाने का कोई काम कर रहा है तो वो खुद है। और कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से उनका पूरा ये राजनीतिक सफर रहा है, वो कई महिलाओं के लिए भी निश्चित तौर पर योगदान ये देता है कि आप खुद कैसे आगे बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के रूप में कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सेट होता है। इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी महिलाएं जब बेबी रानी मौर्य जैसे हमारे साथ होगी, उनसे हम भी जाने और समझे कि आने वाले समय में किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो आधी आबादी है वो लगातार आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, बिना उसके ये संभव नहीं कि राज्य जो है वो आगे बढ़ सके। ये बात खुद मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और जो विजन है उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम बेबी रानी मौर्य जी भी कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये पूरा आप समझिए कि उनका अनुशासित और जो कर्मठ छवि उनकी रही है, ये अपने आप में काफी खास बात जो है वो बताती है। और मैं चाहती हूँ कि जो स्वागत है वो और दिलीप जी जो हमारे फाउंडर एंड CEO लाइफ टाइम से, वो स्वागत करें। क्योंकि देखिए, ये एक्सचेंज जैसा कार्यक्रम जिस पर हम अपने सोच और विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ये कार्यक्रम अपने आप में काफी खास हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां जो है वो बजती रहनी चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिलीप सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। और अब हम चाहते हैं कि अब हम इस सेशन की शुरुआत करें। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय और साथ ही साथ वंदना की भी मौजूदगी इस सेशन में मेरे साथ। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार जोरदार स्वागत होना चाहिए बेबी रानी मौर्य जी का। और जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया है इन्होंने, पूरे सूबे में एक विकास का चेहरा महिलाओं के बाल विकास को लेकर या बच्चों के उत्थान को लेकर, या फिर कहा जाए कि महिलाओं में वो सशक्तिकरण लाने के लिए इनके हौसले को सलाम। आगरा से राजनीति की शुरुआत होती है, उत्तराखंड में राज्यपाल का सफर, उसके बाद वापस जो है कि यूपी में सक्रिय राजनीति में आने का फैसला, और उसके बाद जो काम का रिकॉर्ड है वो पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सराहनीय। मैम, स्वागत है आपका, एक बार जोरदार तालियां फिर से। बिल्कुल, बेबी रानी मौर्य जी, क्योंकि आप एक सामाजिक न्याय के लिए बड़ा चेहरा हैं, दलित समुदाय से बड़ा चेहरा आप आती हैं, और बड़ी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं बतौर राज्यपाल और अब मंत्री के रूप में। क्योंकि महिलाओं के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाओं का नेतृत्व है वो लगातार मजबूत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप इसे किस दिशा में देखती हैं? देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो महिलाएं यहाँ लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हैं, और वो कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा लेती हैं। और आप जानते हैं कि महिला जब प्रेरणा लेती है तो वो आगे बढ़ने के लिए लेती है, अच्छे कार्य करने के लिए लेती है। तो इस समय मैं कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं और लगातार बढ़ भी रही हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी और बाबा भीमराव अंबेडकर दोनों ही कहते थे कि अगर किसी समाज की प्रगति आप देखना चाहते हो तो उस समाज की महिलाओं का, उस पूरे समाज की, समग्र समाज की महिलाओं का उत्थान कितना हो रहा है, वो कितना प्रगति कर रही हैं, उसी से हम सोच सकते हैं कि अगर महिला उन्नत हो रही है, महिला आगे बढ़ रही है, तो वो समाज, वो राज्य, वो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही है बेबी रानी मौर्य जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि 90 के दशक में बीजेपी के सदस्य के तौर पर सक्रिय राजनीति में आपका प्रवेश होता है, उसके बाद आप आगरा में मेयर बनती हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य बनती हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल बनती हैं, अब मंत्री हैं। ये जो पूरा सफर रहा है आपका बहुत ही इंस्पायरिंग है। कैसे एक महिला के तौर पर आप अपने इस पूरे सफर को देखती हैं और क्या क्या चुनौतियां रही हैं आपके इस पूरे सफर के दौरान, वो भी आज जानना चाहते हैं। देखिए, भारत को पुरुष प्रधान देश तो कहा ही जाता है, और महिलाओं के लिए लगातार चुनौती रहती है, चाहे वो घर के अंदर रहे, चाहे वो घर के बाहर काम करे, चाहे वो राजनीति में जाए, चाहे वो नौकरी कर रही हो, चाहे वो व्यापार कर रही हो।
उसको चुनौतियां मिलती हैं। और महिला की जो खासियत है कि वो हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है। आपने भी वही किया है। मेरे साथ भी आई चुनौतियां। अच्छा, बतौर राज्यपाल और बतौर मंत्री इस जिम्मेदारी का जो फर्क है उसको आपने किस तरह से महसूस किया है? देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, उसमें हमें एक अलग दृष्टि से सोचना पड़ता है, अलग दृष्टि से कार्य करना पड़ता है। और जब राजनीति में होते हैं तो हम जिस पार्टी में हैं उसके लिए हमें काम करना है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि राज्यपाल का पद बहुत ही सम्मानित, बहुत गौरवान्वित और बहुत ही सूझबूझ के साथ निर्णय लेने वाला है। लेकिन राजनीति भी उससे कम नहीं है। अगर हम सही में सच्चे मायने में राजनीति करते हैं तो हमें उस वर्ग के लिए, उस समाज के लिए, उन महिलाओं के लिए राजनीति करनी चाहिए जिनकी कोई आवाज नहीं बनता। उनकी आवाज बन के उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं और उनके कार्य पूरे कराएं। मैम, आपका राजनीतिक सफर, चूंकि मैं गवाह रहा, मैंने देखा है जब आप आगरा में मेयर के तौर पर आपने वो भूमिका निभाई, उसके बाद ये सफर आगे बढ़ता चला गया, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन एक दलित समुदाय के तौर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप जो चेहरा प्रदेश में हैं, ऐसे बिरले चेहरे हैं और लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। ये तमाम जो संघर्ष की कहानी होती है, सिर्फ आपके नहीं, दलित समुदाय से आने वाली महिलाओं को लेकर, क्योंकि अब आपके पास काम करने का ये मौका है। किन योजनाओं पर आप ज्यादा फोकस कर रही हैं? महिलाओं की बात होती है विकास को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर, एजुकेशन को लेकर, लेकिन चुनौतियां होती हैं उस समुदाय को उठाकर बराबर लाने की जिनके लिए मुश्किलें हमेशा रही हैं। बाबा साहब यही कहते थे, पखवाड़ा चल रहा है, लोग उनको याद कर रहे हैं, लेकिन उन चुनौतियों के एक मंत्री के तौर पर आप कैसे उनसे उभार कर उन महिलाओं को लाएंगे? देखिए, चुनौतियां तो हैं, और जैसे आपने दलित समाज की बात की और मैं खुद दलित समाज से आती हूं, मैं एक बात महिलाओं से जरूर कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें। अगर वो मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगी तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, वो किसी भी वर्ग की हो। क्योंकि मैंने ये सब, मैं अनुभव से कह रही हूँ, मैं आगरा की मेयर बनी, बिल्कुल हाउसवाइफ थी, बन के निकली मेयर, तो मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की और सीखा भी। और उन्हीं परिस्थितियों में, क्योंकि मैं जिस मोहल्ले से आती थी, मैंने देखा था वहाँ गरीबी, भुखमरी, महिलाएं किस तरह रहती थीं, तो मैंने सबसे पहले उनकी बेटी के सामूहिक विवाह का ही बीड़ा उठाया कि इनकी बेटियों की शादी होनी चाहिए और जो दहेज जैसी कुप्रथा है इसको समाप्त करना है, और उनको आर्थिक रूप से अगर सशक्त करना है तो उनके लिए काम बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चला के उन्हें लगातार सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं, और मैं उन योजनाओं को ही उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं, वो तो बिल्कुल सही आपने कहा, प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत लेकिन जैसे यूपी जितना बड़ा है, हर एक क्षेत्र में खास करके दलित समुदाय के बच्चों के एजुकेशन को लेकर बड़ा संघर्ष रहता है। मुख्यमंत्री जी अभी मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। क्या ये जो मिशन शक्ति है या फिर बच्चियों को पढ़ाने को लेकर, उनको आगे लाने को लेकर सरकार का एक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, वो जमीन पर दिख रहा, असर हो रहा है? आप इसको महसूस कर रही हैं? नहीं, महसूस हम कर रहे हैं और असर भी हो रहा है। शर्त इसमें एक ही है कि उन माताओं को भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले उनको शिक्षित करना पड़ेगा। जब वो शिक्षित होंगे तभी क्या हो रहा है सरकार में, क्या हो रहा है समाज में, क्या दुनिया में हो रहा है, वो उनको जाएंगे, उन चुनौतियों को चैलेंज करेंगे या उनको फेस करेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो शिक्षा है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर भी कहते थे कि शिक्षित हो, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है दलितों के पास, खासकर वो पढ़ लिख जाएंगे तो फिर उन्हें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही ले लेंगे। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं, कई ऐसी योजनाएं रही हैं उत्तर प्रदेश की, खास करके अगर बात करें जिससे कि एंटी रोमियो स्क्वाड की हम बात करते हैं, दिल्ली में बात हो रही है कि अब उसे लागू करेंगी रेखा सरकार।
ये योजनाएं जो हैं जो सुरक्षा को लेकर जो योगी सरकार लगातार कहते हैं कि भाई जो अगर बदतमीजी करेगा तो उसे यमराज से भेंट हो जाएगा अगले ही चौराहे पर, ये एक्चुअली होता है या फिर ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक है? नहीं नहीं, एक्चुअल में हो रही हैं, क्योंकि मैं तो महिला कल्याण और बाल विकास बिल्कुल जी, पुष्टाहार इसलिए भी मैम ये देख सवाल रही हूँ। आपसे जी। जो देखिए, जो गलत काम कर रहा है उनको सजा भी मिल रही है। हम अपने माध्यम से भी उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए मैं तो इंस्पेक्टर तक से बात कर लेती हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जी। आज लगभग 95 लाख स्वयं सहायता समूह केवल उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। हर महिला, मैं ये नहीं कहती कि सभी महिलाएं, ज्यादातर जो ग्रामीण अंचल की बहनें या शहरी, वो कम से कम 10 से 15 हजार रुपए महीने की इनकम अपने पति से अलग कर रही हैं। तो ये स्वयं सहायता समूह है या जनधन योजना है, लोन मैम मतलब आपको ये लगता है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना महिलाओं का बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है? जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी सबसे शायद। ज्यादा जरूरी है। वो उसके पास कभी पैसा नहीं होता, वो देखती रहती है कहीं से आए तो मैं अगर खुल के कहूँ तो वो अपने कुछ शौक हैं वो भी पूरे नहीं कर पाती। जब वो खुद कमाएगी, खुद काम करेगी, तो खुद अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करेगी और अपने बच्चों को भी अच्छा लालन पालन करेगी, अच्छी शिक्षा देगी, अच्छे उन्हें और कपड़े पहनाए या भोजन कराए, सभी कराएगी। बिल्कुल, बहुत इसलिए जरूरी हो आर्थिक जाता है रूप कि से- महिलाओं की, जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई बार जब सवाल जी। उठते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर गाहे बगाहे अभी भी सवाल उठते हैं। क्या आपको लगता है कि जितनी भी सरकार की ओर से प्लानिंग की गई है, अभी तक जो कदम उठाए गए हैं, वो पूरी तरह से आपको लगता है कि आप उससे संतुष्ट हैं या आगे कुछ और भी कदम उठाए जाने चाहिए? कोई और इनिशिएटिव जो आपके जहन में हो? कोई नहीं सुझाव? नहीं, देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत सख्त हैं। अगर उनको कहीं से कैसे भी सूचना मिल जाए वो तो सख्त कार्रवाई करते हैं, हम भी करते हैं। अगर हमें लगे कि किसी महिला को परेशान किया जा रहा है, किसी बेटी को परेशान किया जा रहा है, किसी बेटी को कोई उठा ले गया, अल्टीमेटम रहता है हमारा कि हमें एक दिन में वो बेटी चाहिए ही। या और अगर कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, आप उन्हें सबक सिखाइए जिससे ये घटनाएं आगे नहीं हो। ये लगातार प्रयास चलते हैं और हमारे सीएम साहब के भी यही आदेश हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, तभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा आंदोलन, वो जो नारा है, उसको पूरा कर पाएंगे। तो लगातार प्रयास होते हैं, इसमें कोई अभी कमी है नहीं। तालियां जोरदार हो जाए क्योंकि सरकार और मंत्रालय की तरफ से इतनी कोशिश है और जाहिर सी बात है कि इसका दूरगामी परिणाम होगा। इन बातों के साथ साथ दरअसल दलित समुदाय के वोट बैंक को लेकर भी चर्चा होती है मैम, और ये होता है कि विपक्ष बार बार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के वोटों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरे समुदाय भी आजकल वैसे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को लोग अपने अपने तरीके से पता नहीं कैसे याद करते थे, लेकिन इस बार होड़ मची हुई थी। आप चूंकि इन चीजों को देख रही हैं, वोट बैंक की राजनीति को समझती हैं, ये जो खींचतान मची है ये क्यों मची हुई है? क्या वाकई में वोटों को खींचने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए ये बाबा साहब को याद किया जा रहा, या सच्चे मन से याद किया गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोटों की राजनीति खासकर दलितों के साथ तो नहीं की जी। बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब जो संविधान लिख के गए हैं, बाबा साहब उसमें जो महिलाओं के अधिकार देने की बात करते थे या मजदूरों को अधिकार देने की बात करते थे या शिक्षा की बात करते थे या यहाँ तक कि गुलामी भी नहीं सहनी है, ये बात भी करते थे। इन सब बातों को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। उनके पंचतीर्थ बना के, उनको भारत रत्न दे के और उन योजनाओं का लाभ उन दलित, गरीब, वंचितों तक पहुंचे, उन महिलाओं तक पहुंचे, इसलिए कार्य किए गए हैं। चाहे वो शौचालय बनाए हों, चाहे उज्ज्वला गैस योजना दी हो, चाहे हमने ये निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए हों, ये वोट बैंक के लिए नहीं दिए गए। तो फिर या आरोप उसमें कैसे ये लग जाता? देखा गया था कि किस जाति, किसी धर्म की। हाँ। केवल बाबा साहब का जो मिशन है, आज उसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। नहीं, फिर आरोप कैसे लग जाते हैं बार बार? विपक्ष चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी आरोप पार्टी, लगाना विपक्ष का तो काम है। आरोप वो क्यों लगाना। कहता कि संविधान को मानते नहीं है बीजेपी, और जो है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, उनके विजन को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, काम कुछ करना नहीं है उस आधार पर? अगर बीजेपी संविधान को नहीं मान रही होती
तो आज जो उच्च पद पर हमारी राष्ट्रपति बैठी हैं आदिवासी महिला, वो नहीं बैठी होती। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां इसी बात पर हो जाए। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही होती तो एक दलित महिला को उत्तराखंड की गवर्नर वो नहीं बनाती। बिल्कुल, ये और आज कैबिनेट में भी एक, मैं जाटव समाज से आती हूँ, जी। मुझे कैबिनेट में उन्हें बनाने की क्या जरूरत थी? और महिलाएं नहीं थी क्या भारतीय जनता पार्टी में? तो ये तो अच्छे से पालन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और पार्टियां बनाए उन्होंने, कितने महिलाओं को इतने सम्मान दिए हैं, इतने उच्च पदों पर बिठाया है, या उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है, या राष्ट्रीय महिला आयोग भी कोई छोटा पद नहीं होता। बिल्कुल सही। 3 साल में उस पर भी रही हूँ। तो पार्टी लगातार दलितों को, महिलाओं को सम्मान देने का कार्य कर रही है। बिल्कुल, और यही मैम, क्योंकि जो महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, या किस तरह से उनके आप लिए उनको मेरा सुझाव यही देंगे? कहना है कि अगर वो राजनीति में आना चाहिए तो जरूर आना चाहिए उन्हें। महिलाएं जितनी ज्यादा राजनीति में आएंगी, मैं सोचती हूँ कि महिला वो राजनीति उतनी अच्छी, साफ सुथरी उतनी और बेहतर होगी, और अच्छा कार्य करेंगी वो, क्योंकि महिला संवेदनशील होती है जी। वो एक प्रकृति ने उसे ऐसा एक वो दिया है गुण कि जब वो अपने बच्चे पालती है तो खुद भूखी रहती है, बच्चों को पहले खिलाती है। अगर वो राजनीति में भी आएगी तो पहले वो उनकी सबकी चिंता करेगी जो जिम्मेदारी उसे मिली है, फिर वो अपनी सोचेगी। तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई लोकसभा में सबसे पहले नारी अभिनंदन वंदन बिल ही पास किया, और मेरी यही अपील है कि जो बहनें राजनीति में आना चाहती हैं उन्हें जरूर आना चाहिए। राजनीति से पवित्र कार्य और कोई नहीं है, ठीक है, अगर किया जाए तो। जी। अच्छा मैम, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, उसके बावजूद आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में ये पद संभाल रही हैं। आपके पास बाल विकास और पुष्टाहार विभाग है। अगर इसकी स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर फूड मिल पाए। लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं, क्योंकि देखिए लाइव टाइम्स लगातार मैम हर तरह की खबरें हम दिखाते हैं, सारी सच्चाई दिखाते हैं। कई बार ऐसी भी बात आती है कि आहार जो वो सही नहीं मिल पा रहा, उसके लिए क्योंकि बात होती है अंत्योदय से सर्वोदय, आखिरकार वो आखिरी बच्चे तक भी वो सुविधाएं कैसे पहुंचे, उसके लिए क्या? देखिए, हमारी आज लगभग 1.25 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है, और उसमें कम से कम हम 2 करोड़ बच्चों को भोजन दे रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अभी 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भी नहीं भर्ती है। जो आपका सवाल है, हम भी चाहते हैं कि हर गांव तक उन बच्चों तक भोजन पहुंचे, लेकिन इतना बड़ा सूबा होने, पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, हमने हर अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को एक मोबाइल फोन दिया है, उससे हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। लेकिन कहीं इस तरह की कोई करता है बदमाशी तो उसके विरुद्ध मैम, कार्रवाई मतलब आपको भी ये होती लगता है कि जो कुल मिलाकर जो योजनाएं आप लेकर आती हैं वो सिर्फ कागजी नहीं है, मतलब वो यथार्थ कागजी के नहीं, धरातल को भी वो कागजी नहीं। पूरा कर रहा है। देखिए, मैं उसमें एक बात और, जो बच्चे हमारे जिन्हें हम मैम और सैम कहते हैं, जो अति कुपोषित होते हैं, कुपोषित होते हैं, उनको हम हॉस्पिटल में भी भर्ती करते हैं। उनकी निगरानी हमारी आंगनबाड़ी बहन करती है, और 6 महीने तक उसकी निगरानी की जाती है कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो। मंशा हमारी यही है कि ये बालक जब बड़े हों, बच्चे जब बड़े हों तो स्वस्थ हों, हुष्ट पुष्ट हों, देश की जो भी भागीदारी उन्हें मिले उसमें अपना सहयोग करे, ऐसी मंशा से हमारा विभाग नहीं, इसी पोषण योजना में मैम, चूंकि आपकी नीयत बड़ी साफ है और आपने इस बात को पहले नोटिफाई भी किया था कि कहीं गड़बड़ी, इस गड़बड़ी का जिक्र मैं कर रहा कि पोषण योजना में ही कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई थी, और आपकी सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से कहा गया था कि जो लोग इसमें शामिल होंगे हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बच्चों के आहार से लेकर उनके विकास और भारत के विकास का कोई समझौता नहीं। ये प्रोग्रेस कहां तक पहुंची और क्या कार्रवाई हो रही? नहीं, कोई कंप्लेन आती है, हाँ। अगर पोषण में कहीं गड़बड़ी होती है तो हम उस डीपीओ के खिलाफ कार्रवाई करते हैं सबसे पहले। कोई पकड़ा गया अब तक? कोई पकड़े गए हैं, कार्रवाई भी हुई है। आप आइए मेरे ऑफिस में, मैं आपको आंकड़े दे दूंगी। और हमारा लगातार प्रयास ये होता है कि हर बच्चे तक भोजन पहुंचे, हर बच्चे को भोजन दिया जाए, और उसमें इतनी शक्ति है। हमारे सीएम साहब भी इसमें यही कहते हैं कि जो गड़बड़ी करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा भोजन दें बच्चों को जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो, और लगातार हमारी उस पर मॉनिटरिंग रहती है। बहुत सारे महिलाओं से जब मैं आ रहा था तो मैंने कहा कि हमारे साथ उन्होंने ये सवाल पूछा था,
क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मॉनिटरिंग को लेकर सरकार जिस तरीके से बातें करती है, बहुत जगह कुछ कमियां हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर मंत्री जी इस बात को समझेंगे, थोड़ा और सख्त होंगी, तो ये चीजें बहुत स्मूथली चलती जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गांव ग्रामीण के, हमने शक्ति तो बहुत है। हाँ। शक्ति तो बहुत है और काफी कुछ स्मूथ चल रहा है। और कहीं गड़बड़ी अगर पकड़ी जाएगी तो आप बताइए। क्या उसके कहना खिलाफ चाहेंगे अगर कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो? नहीं, कोई गड़बड़ी अगर हो रही हो, हाँ। जितने भी बैठे हैं यहाँ हमारी मेरी बात सुन रहे हैं, आप मुझे मेरे ऑफिस में या मेरे को आप बताएंगे या लिखित में भेजेंगे या व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आप यकीन मानिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी यकीन बात मानिए है। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्चों का भोजन का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। जो बच्चों के लिए सरकार हमारी दे रही है वो उन तक पहुंचना ही चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, कई बार क्योंकि आप इतना दलित चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है, आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, मायावती से भी कई बार आपका कंपैरिजन होता है, इसको कैसे देखती हैं? मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी दलित बिल्कुल। चेहरा हैं। उन्होंने भी समाज के लिए कार्य किए हैं। जी। अब उन्हीं कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैम प्रियंका गांधी का बहुत जिक्र होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जब जब उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना हो जाती है, प्रियंका गांधी एकदम एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो वो मौन हो जाती हैं। प्रियंका गांधी की राजनीति को उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में कैसे देखती हैं आप? प्रियंका गांधी को साफ सुथरी और अच्छी राजनीति करनी चाहिए। वो राजनीति की शुरुआत कर रही हैं अभी, एक तरह से कहूँ। वो ठीक है, राजनीतिक परिवार से आती हैं, लेकिन खुद ने क्या किया है, जमीन पर कितना गई हैं, गरीबों का दर्द कितना समझा है, भूखों को कितनों को वो भोजन करा के आई हैं। केवल उनको एक पत्र दे दिया जाए और उसे वो पढ़ के मंच से सुना दें तो वो राजनीति नहीं है। आपको उसमें घुसना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उस दर्द को समझना पड़ेगा। यानी उस मुद्दे की गंभीरता को समझना होगा। अभी बिल्कुल। पहलगाम में जो घटना हुई, एक महिला होने के नाते सिहर उठे हैं हम लोग। हमने देखा है जिस तरह वो से इसको समझ उन के- महिलाओं के सामने उनके पति की हत्या कर दी गई और उस तरह से गोलियां चलाई गई। लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं हमने देखी हैं जो राजनीति में भी हैं, जो इस तरह की बातें कर रही हैं, जो इस घटना पर ही सवाल उठा रही हैं, सरकार पर सवाल उठा दे रही हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनको इस तरह की राजनीति शोभा नहीं देती, खासकर महिलाओं को। आपने वो चित्र देखे, मैंने भी देखे। मैं सही बता रही हूँ, मेरे जो नई नवेली दुल्हन गई थी 6 दिन पहले जिसकी शादी, सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। उसके पति को उसके सामने गोली मार दी। मतलब वो कितनी आज भी सदमे में होगी। मैं ये समझ सकती हूँ इस बात को। और इस पे तो हमें कतई राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनकी संवेदनाओं के साथ अपने को जोड़ते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उसे इतना, इससे बड़ा दुख कोई अच्छा, हो नहीं मैम, सकता, देखिए, जी। उसे सहने की शक्ति दे। अच्छा मैम, ये बात तो है जो वंदना भी कह रही है कि एक वर्ग तो है जो सवाल उठाता है, लेकिन इस पूरे मामले में अगर पहलगाम की बात की जाए तो जो विपक्ष था, जब एक मीटिंग होती है तो संपूर्ण विपक्ष ने यही कहा कि सरकार जो करेगा हम उसके साथ हैं। कहीं ना कहीं ये एक जो हमारा देश है भारत, उसका एक एग्जाम्पल देता है कि आप हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, हम हमेशा एक रहेंगे। और ये बात शायद विपक्ष के भी लोगों ने समझी। इस बात की सराहना भी की जानी चाहिए कि वो भी साथ में, वो कह रहे हैं सही सरकार जो करे हम साथ में हों। नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है। और जब इस तरह के मामले आए तो हमें एक साथ खड़ा होना ही चाहिए, तभी हम मजबूती से खड़े रह पाएंगे और पाकिस्तान जैसे जो देश है उसको हम जवाब दे पाएंगे। यहाँ राजनीति नहीं, केवल देशभक्ति की भावना की आवश्यकता होती है। जब हम उससे जुड़े रहेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। और पड़ोसी मुल्क को ये लग रहा था, जो हमारा दुश्मन देश है जिसने इस तरह से हमले बार बार कायराना हरकत उसकी ओर से की जाती है, उसको लगता था कि हिंदू मुस्लिम का अगर वो जिक्र करेंगे यहाँ पर, क्योंकि धर्म पूछकर जिस तरह से हत्याएं की गई हैं, वो नैरेटिव पूरी तरह से जो गढ़ा गया था उसको बिल्कुल खारिज कर दिया हमारे देश में। और खासतौर से जो मुस्लिम महिलाएं वो सामने आई हैं पहलगाम में, पूरे बहुत सी महिलाओं को कश्मीर हमने में देखा जिन्होंने विरोध किया। पूरी कश्मीर की महिलाएं आपके बिल्कुल। साथ खड़ी हैं। और पाकिस्तान को भी तो दुश्मन देश प्रधानमंत्री ने मानना छोड़ दिया था। उनको सब दिया ही जा रहा था, उनसे कोशिश की जा रही थी कि संबंध हमारे सुधरें, लेकिन वो नहीं मानता है तो उसका वो भोगेगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री के शब्दों में समझा जा सकता है कि कितने मजबूती से पाकिस्तान को ये चेतावनी है। बिल्कुल। मैम, लेकिन विभाग पर आते हैं, चूंकि महिलाओं का, बच्चों के भविष्य का सवाल है। 8 साल में योगी सरकार में, प्रदेश की इस सरकार में, सूबे में महिलाओं के विकास को लेकर जो डाटा है वो क्या रहा है, किन योजनाओं से ज्यादा फायदा इस वक्त मिल रहा है, और आने वाले वक्त में जो इस टेन्योर में बचा हुआ है, आपकी मंत्रालय की तरफ से क्या कोशिश की जाएगी उनके भविष्य को? देखिए, अगर भविष्य की बात करें तो हम
जो कामकाजी महिलाएं हैं, जी। जिनको रहने को जगह नहीं मिलती, हम 500 महिलाओं के लिए 8 श्रमजीवी हॉस्टल बना रहे हैं जी। विभिन्न जिलों में। ये प्रधानमंत्री जी की योजना के हर अंतर्गत। हाथ रोजगार ऐसा कुछ? नहीं, वो जो कामकाजी महिलाएं उन्हें रहने के जी। लिए, उनके बच्चों के लिए, कि उनके बच्चे भी वहाँ क्रैच में रहें, वो अपना काम करके आए और वहाँ हॉस्टल में रह सकें जी। क्योंकि बहुत सारी बहनें हमारी ग्रामीण अंचल से भी हाँ आती बिल्कुल हैं। सही बात। तो उनके लिए बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी 8 श्रमजीवी हॉस्टल, नाम दिया है, जो श्रम कर रही है महिलाएं, उनके लिए 7 हॉस्टल हमारे ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी। कहा है कि वो भी हम बनाएंगे। उनके लिए अभी जमीन ढूंढी जा रही है। 8 के लिए तो चिन्हित हो गई है, 7 के लिए और ढूंढी जा रही है। नंबर 2, हम 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती लगातार चल रही है और मई तक पूरी हो जाएगी। जोरदार तालियां इसके लिए। पूरी हो जाएगी। और उसमें जैसा आपने थोड़ा सा कहा कि हम ग्रामीण अंचल तक मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं और अच्छे से अब हम कर पाएंगे। इसके अलावा 1 स्टॉप सेंटर जो हमारे चलते हैं, जहां हम बहनों को 5 दिन रखते हैं, वो किसी भी हिंसा से पीड़ित हो, उसका पति निकाल दे, कोई और हिंसा हो जाए, तो उसके लिए हमने अभी 1 महीने पहले ही 17 एम्बुलेंस टाइप की गाड़ियों का उद्घाटन किया, जो पीड़ित महिला जहां भी होगी वो उस महिला को वहां से लाएगी और वहां तक पहुंचाएगी। इसके अलावा लगभग 27,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है, जिन्हें 10,000 बीटों पर नियुक्त किया गया है, जहां वो सुरक्षित रह सके। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की बात मैंने आपको बता दी जी। और नई एक योजना नारी जो मातृ वंदन योजना थी, जो अभी तक स्वास्थ्य विभाग देख रहा था, 3 महीने से अभी हमारे पास आई है। उसमें लगभग हमने 5 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है। एक बेटी होने पर उसके 5,000 रुपए और दूसरी बेटी होने पर भी 6,000 रुपए उनके खाते में सीधा डाला बहुत जाएगा। जोरदार तालियां जी। ये कार्य हमारी दोनों सरकारें मिलकर कर रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की प्रगति के लिए, चाहे मुद्रा लोन योजना हो, चाहे धन धन योजना हो, या अभी बिना गारंटी के 2 लाख तक का लोन कोई भी महिला काम करना चाहे तो बैंक से ले सकती है और अपना काम कर सकती है। तो लगातार प्रयास है हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि महिलाओं के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रगति, उन्नति, आर्थिक रूप से सशक्त, हर क्षेत्र में वो सशक्त हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। एक सवाल महिलाओं को लेकर ही है, खुशबू, इसके बाद मैं चाहूंगा अपना सवाल लीजिएगा। 3 तलाक वाले कानून खत्म करने के बाद मुस्लिम महिलाओं की ग्रोथ को लेकर सरकार भी पूरा विजनरी थी, और अब तो वक्फ का मसला आ गया है, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई मुसलमानों को आप लोग डरा धमका रहे हैं और एक तरह से उनको दबाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम महिलाओं के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री का विजन साफ था। वो बार बार कहते हैं कि घर से निकलती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये वोट आता है और ये साइलेंट वोटर है। इस 3 तलाक कानून के खत्म करने के बाद यूपी में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है? कोई आकलन, कोई सर्वे इसको लेकर बताता है? देखिए, फिर वही धर्म और जाति की बात आती है इसमें। नहीं, महिलाओं की बात में, महिलाओं की बात। हम लोग महिलाओं का समग्र विकास कर रहे हैं। हाँ। हम उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। नहीं, और अगर सही पूछो तो हिंदुओं से ज्यादा हमारी मुस्लिम बहनें हमारी योजनाओं का लाभ ले रही है। जी। अच्छा मैम, अगर ये बात कही जाए कि पिछले 8 सालों में, क्योंकि 8 साल योगी सरकार ने भी पूरा किया है, आप उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में महिलाओं की स्थिति तब में और अब में सबसे बड़ा फर्क क्या देखती हैं? सबसे बड़ा फर्क तो मुझे ये दिखता है कि हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, पुरुषों से ज्यादा उसमें महिलाएं आती हैं। ये एक जागरूकता का एक बड़ा उदाहरण है। महिलाओं को पहले निकलने नहीं दिया जाता था, अब वो हर कार्यक्रम में आ रही हैं, कम से कम हर बात को समझने का प्रयास तो कर रही हैं। आज देखिए ना, 3 महिलाएं, मैं अकेला बैठा हूँ। जोरदार तालियां। यही महिलाओं के विकास को लेकर अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है। बढ़िया, ये भी एक उदाहरण है। और दूसरी बात, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेक उद्योग लगा के हर उद्योग में वो आगे बढ़ रही हैं। नौकरियों में तो आगे हैं ही, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो शिक्षक की हो, चाहे वकील हैं, चाहे जज हैं, चाहे डॉक्टर हैं, और चाहे पायलट फाइटर प्लेन भी चला रही हैं। अब तो हर क्षेत्र में लगातार बहनें आगे बढ़ रही हैं। तो जो आधी आबादी है, रिजल्ट आया, महिलाओं ने ही, लड़कियों ने अब उसमें सबसे टॉप किया है।
किस हाँ UPSC। अभी यहाँ देखिए बिल्कुल, अभी लगातार जो उनके आंकड़े बढ़ते IAS जा और रहे उत्तर हैं। प्रदेश के बोर्ड एग्जाम्स में भी मुझे जहाँ तक याद है शायद 12th में भी किसी लड़की ने ही टॉप किया है, प्रयागराज की तो है वो। महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरे इतने सारे भाई बैठे हैं या जो आगे बढ़ रही हैं, परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में उनका साथ दे रहे हैं, तभी वो बने। अच्छा मैम, लेकिन राजनीति में तो अभी भी बहुत ज्यादा महिलाओं की एंट्री हो नहीं पाई है। जिनको आना है उनके लिए क्या कहना चाहती है आप, उनके लिए क्या संदेश है आपका, खास करके राजनीति में आने के लिए, क्योंकि चुनौतियां बहुत है यहाँ पर। चुनौतियां तो हैं जी। अब उन्होंने अगर राजनीति में आना है तो उस चुनौतियों में से ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा और आगे आना। नहीं, वो राजनीति में आरक्षण महिलाओं का जिक्र खुशबू भी इसका चर्चा कर रही थी। 2027 या 29 हम कब माने कि विधानसभा और लोकसभा में हमारे देश की कम से कम 33% महिलाएं साथ में actually बराबर होंगी। बैठेंगी। आप 27 में देखिए, पूरी कोशिश होगी कि 33% महिलाएं आए उसमें। आएंगे बिल्कुल। टिकट उसी महिला देखिए, महिलाओं का अपना भी तो प्रयास होना चाहिए कि हमें राजनीति में आना है। मैम, आप जैसी मजबूत नेता अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के अंदर वो जज्बा आता है, ये देखिए। लेकिन मौका, रास्ता ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। आपका संघर्ष खुद कई सालों, कई दशकों का रहा है। मुझे तो बचपन से ही ये था कि मुझे राजनीति में आना है जी जी। क्योंकि मैं अखबार पढ़ती थी, सुनती थी, तब तो टीवी नहीं थे, तो मुझे लगता था कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए और कुछ काम महिलाओं के लिए करना चाहिए। एक जज्बा था, ये जज्बा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अगर मैम, आपको लगता है राजनीति वो जरिया है जिसके जरिए आपने कई महिलाओं के जीवन को सुधारा है, और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत कुछ मिल नहीं सकता? अगर राजनीति में आकर अगर प्लेटफॉर्म वो सबसे बड़ा है जहां पर आप कुछ बहुत बड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ा संदेश दे सकते। देखिए, राजनीति में आने के बाद मैं तो महिलाओं के लिए ज्यादा काम करती हूँ जी। क्योंकि महिलाओं के काम नहीं हो पाते हैं। बहुत लोगों को न्याय मिला होगा, बहुत लोगों के काम हुए होंगे, मुझे याद नहीं है। वो जब खुद आके बताती हैं कि बहन जी आपने हमारा ये काम कर दिया, तब मुझे लगता है अच्छा मैंने कर दिया ये तुम्हारा काम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी गाड़ी पे आके खड़ी होके कहती है दीदी तुमने ये काम कर दिया मेरा, और जो भी महिला मेरे आप दरवाजे तक रीच मैम इतनी आसान है? मतलब जैसे क्या होता है कि जो राजनेता होते हैं, जो इस तरह से जनप्रतिनिधि होते हैं, उन तक रीच बड़ी मुश्किल होती है। आप तक पहुंचना इतना आसान है कि आप तक पहुंचे और आपकी समस्या मेरे जो है तक बता दिया। ये सबसे बड़ी बात, मेरे तक पहुंचना ही सबसे आसान काम। मैं वही पूछ रही थी, मैं इतना आसान है? मैं आगरा में अपने एक बरामदे में बैठती हूँ, वहीं आज भी कुर्सियां वैसे ही पड़ी रहती हैं, पंखे चलते रहते हैं, सब लोग वहीं आके बैठते हैं, मैं वहीं मिलती हूँ सबसे। ये और सब यही कहते हैं एक्चुअली, अगर सब यही- अप्रोच आप तक इतनी आसान हो जाए जनप्रतिनिधियों से, तो शायद लोगों की आधी से ज्यादा समस्या तो वैसे ही दूर हो जाती है। कल भी बिल्कुल कुछ खुशबू, लोग और इसीलिए सामाजिक न्याय की जब बात होती है तो सबसे बड़े चेहरे के रूप में बेबी रानी मौर्य जी बिल्कुल, का नाम आता बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैम, क्योंकि समाज के उत्थान के लिए अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको भी दूर करने की बात होनी कोशिश चाहिए, करती हूँ। और काफी हद तक उसमें असर हुआ भी है कि वो जो नेगेटिविटी थी उसको दूर किया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, आपने क्योंकि उत्तराखंड में भी काम किया और उत्तर प्रदेश में भी, कितना फर्क आप देखती हैं, और आगे आने वाली दिशा में आप भविष्य में क्या सोचती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए समाज को? देखिए, क्योंकि उत्तराखंड घरेलू की हिंसा की जो घटनाएं हैं आजकल बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं, वो उत्तराखंड समाज की को महिलाएं प्रभाव कर रही हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत कमेरी हैं। अगर सही पूछो तो पुरुष काम नहीं करते हैं, वहाँ महिला ही काम करती हैं। उसके बाद भी उनके साथ घरेलू हिंसा होती है, उसको भी बेचारी झेलती हैं। पहाड़ की महिलाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सहन शक्ति होती है, और मैं यहाँ भी वही प्रयास करती हूँ। घरेलू हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। वहां भी मैं उन्हें न्याय दिलाने का काम करती थी। कोई अगर आ गई मेरे पास तो उसके, जो किसी ने भी की हो हिंसा, उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। और यहाँ भी मेरा वही प्रयास होता है कि किसी बहन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वर्क प्लेस की जब बात होती है तो उसकी सुरक्षा का जब जिक्र होता है, अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, उसमें हमने देखा था एक मुस्लिम महिला थी, वो एक अपने साथी कर्मचारी के साथ काम से जा रही थी, ऑफिस का ही काम था, लेकिन कुछ उन्हीं के धर्म के कुछ लोगों ने पकड़कर उनको बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार गलत किया, और काफी उसका वो वायरल भी हुआ था। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलना चाहती हैं, वो उस मंच पर जाना चाहती हैं जो वो डिजर्व करती हैं, उनको वो मौका भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी समाज में जो भेदभाव करते हैं या जो उन महिलाओं को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मेरा तो यही कहना होगा, कभी कभी हमें मुस्लिम बहनों से भी बात करनी चाहिए। वो बहुत तरक्की और उन्नति अपनी चाहती हैं, निकलना चाहती हैं, लेकिन उन्हें नहीं निकलने दिया जाता। मेरा बहुत ही नर्म वो है भाषा में मैं प्रयोग कर रही हूँ। मेरे मुस्लिम भाई भी अगर यहाँ बैठे हों
तो मेरा यही कहना है कि आपकी बेटी, बहन, पत्नी कुछ करना चाहती है तो उसे आगे निकलने दो, उसे बाहर आने दो, उसे पंख दो जिससे वो खुले आसमान में उड़े। आपके ही घर का नाम ऊपर करेगी, आपके घर का नाम रोशन करेगी, अच्छे कार्य करेगी। इसलिए उनको थोड़ी तो आजादी मिलनी चाहिए। ये समाज की सबकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब मैं आता हूं एक बार फिर से थोड़ा राजनीतिक, 27 वाला चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव के पीडीए पर आपका क्या ख्याल है? दलित समुदाय पर सबकी निगाहें और अखिलेश भी रणनीति उसी आधार पर बना रहे हैं। देखिए, हम तो केवल काम कर रहे हैं दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हाँ। अगर उन्हें हमारा काम पसंद आएगा तो वो हमारे साथ नहीं, आएंगे। 24 वाले रिजल्ट से थोड़ा उत्साहित हैं वो, उनको लग रहा है कि लाया जा सकता अपने पाले में। मुश्किल है। क्यों लगता है ऐसा? अब बस इसी में समझ लीजिए कि मुश्किल है। आगरा में अखिलेश यादव चले गए, मैसेज देने पहुंच गए रामजीलाल सुमन के घर। आगरा इन में सब तो कुछ के अलावा नहीं होना पीडीए है। का नारा आगरा में तो कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं होता। आप तो आगरा से ही हैं। मैं तो आगरा ही बेटी हूँ। 30 साल मुझे भी राजनीति में हो गए। हाँ। मैं अपने समाज को जानती हूँ वो कहाँ जाना चाहेगा। हाँ। तो बीजेपी दलित वोटों पर इतना इंटैक्ट कैसे हो जाती है? कैसे आप कह रहे काम करते हैं? बीजेपी देखिए, हाँ। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी सबके लिए काम करना चाहती है, वो दलितों के लिए भी काम करना चाहती है, लेकिन वो उनको एक सही रास्ता दिया जाए, उन्हें सही बताया जाए कि वाकई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो वो हमारी तरफ आएंगे। जी। अच्छा, ये भरोसा होता है उनको? बिल्कुल भरोसा है, मुझे भरोसा है। मैं भी बात कर रही हूँ उनसे। नहीं, और आप वो तो चाहते हैं। आप तो पार्टी से जुड़ी हैं, लेकिन मैं नहीं, बार बार नहीं, क्यों बोल रहा हूँ? मैं सबको लग रहा है कि ये ऐसा वोट बैंक जो हमारे साथ आएगा। आप यहाँ से कोई मैसेज अगर देना चाहें, क्योंकि उधर नहीं, हाँ। मैं पार्टी से जोड़ के बात नहीं कर रही। हाँ। जो उनके लिए काम करता है, जो उनके दुख दर्द में खड़ा होता है, जो उन्हें सम्मान देता है, जो उन्हें अपने घर में बिठा के जलपान कराए, पानी पिलाए, मीठा खिलाए, तो उन्हें लगता है कि यहाँ हमारा आदर हो रहा है। जी। और आदर और स्वाभिमान, सम्मान, ये सबसे पहले चीजें हैं। ये हम कर रहे हैं तो वो हमारे साथ आएंगे। जी। अच्छा मैम, पिछले दिनों राणा सांगा जी को लेकर भी बहुत विवाद हुआ और अनसेब को लेकर भी काफी विवाद हुआ। सवाल सिर्फ एक ये है, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम अच्छा इलाज कर देंगे। आखिरकार वो इलाज क्या वहाँ उन राज्यों में नहीं होता है जो यहाँ पर होता है? ये उसे राज्यों के मुख्यमंत्री जाने, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत स्ट्रांग है, निर्णय लेने में बहुत स्ट्रांग है। वो यहाँ जो बेहतर निर्णय इलाज ले होता तो है। वो नहीं करना भी चाहिए। मानती नहीं, हैं आप इतनी इस बात को? गुंडागर्दी को कैसे रोका जाएगा भाई? होना भी चाहिए। जी। अच्छा निर्णय लेते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। जी। अच्छा, पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई और उससे पहले संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ, इधर उधर उन्हें पलायन करना पड़ा। और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं और उनसे बहुत उम्मीदें वहां की महिलाओं को है, लेकिन वो ऐसी घटनाओं पर उन पीड़ितों से मिलने नहीं जाती हैं, जबकि वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। देखिए, मैं भी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी, तब मुझे जाना पड़ा। एक महिला को जिंदा जला दिया था वहाँ, और बहुत दुख हुआ था। और लगातार तब से घटनाएं हो रही हैं। मैं तो वहाँ की मुख्यमंत्री महिला हैं, उन्हें थोड़ा संवेदनशील होके इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। महिलाओं के साथ इतनी दुखद घटनाएं होती हैं तो सुन के इतना दुख होता है, और ये तो खुद उन्हें प्रयास करना चाहिए। वो तो दुर्गा माँ वहाँ पूजी जाती हैं 9 दिन, कितनी शक्ति की पूजा होती है। उसके बाद वो अपने अंदर वो शक्ति क्यों नहीं ला रही? जो इस तरह के कांड कर रहे हैं उनको तुरंत वो सूली पर चढ़ा, जैसे हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। इसीलिए उन्हें भी शायद वैसा उत्तर ही प्रदेश करना का उदाहरण हर जगह दिया जाता है। वैसा ही कई करना जगहों चाहिए जैसे हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। किसी बहन के संग इस तरह की घटना होती है तो क्यों नहीं कर रही है? वो किसने रोका है? वोट बैंक की राजनीति तो वो कर रही है। बिल्कुल, और वोट बैंक की राजनीति वो कर रही हैं, और कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे रहे हैं जिस पर कि आज हमने बात की है। और कहीं ना कहीं देखिए, बात ये भी होती है कि उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र होता है मैम, तो कई ऐसे योजनाओं से लेकर बुलडोजर तक कॉपी किया गया है कई राज्यों में। तो मतलब ये सशक्त उदाहरण देता है कि देखिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और कई जगहों पर एग्जाम्पल सेट कर रहा है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी संत भी हैं, वो सद्भावनाएं भी जानते हैं, लेकिन
कोई गलत कर रहा है तो उसको कैसे जवाब देना चाहिए वो ये भी जानते हैं। मतलब न्याय दिलाना उनका काम है। वो किसी गरीब को नहीं सता रहे, वो किसी सामान्य को नहीं सता रहे, वो किसी व्यापारी को नहीं सता रहे। जो गलत कर रहा है वो तो उसको तो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करते ही हैं फिर। अच्छा, बाबा साहब का एक कोट है कि एजुकेशन को लेकर आप चूंकि जिस समाज से हैं, शिक्षित हैं, राजनेता के तौर पर हैं, महिला बाल विकास की जिम्मेदारी आपके कंधों पर। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पीता हो दहाड़ता है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज था अपने आप में। आज के दौर में इतने सालों बाद भी इस बात को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है, चूंकि देखिए सत्ता इतने सालों से बीजेपी की यूपी में है, महिलाओं को लेकर बहुत कुछ किया गया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब आप जैसे नेता मंचों पर आकर उनको प्रोत्साहित करती हैं तो इसका जमीन पर कितना असर होता है, और जो पिछड़ा वर्ग रह गया है, अभी बहुत जो पीछे रह गए हैं, जिनको लेकर लोग उत्थान करने की बातें करते हैं, उनको लेकर आपका विजन क्या होगा? कैसे आप पहुंचने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं तो लगातार प्रयास कर रही हूँ उन तक पहुंचने की। शिक्षा के तौर उनके पर मैं शिक्षा के तौर पर भी, और भी उनके कुछ काम छोटे छोटे होते हैं जो नहीं हो पाते, तो वो काम भी अब होने लगे हैं और वो जागरूक भी हो रहे हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे कार्य होने चाहिए, तो उसमें लगातार हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो उनके वो कार्य हो रहे हैं। वो सपोर्ट कैसे होता है? प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स की डिमांड की जा रही है, हालांकि सरकार की तरफ से बड़ी कोशिश की जा रही है कि भर्तियों को पूरा किया जाए। पैसा इतना प्राइवेट स्कूलों में लगता है जो संभव हो नहीं पाता इन परिवारों के लिए उस बात को अफोर्ड करना। तो वो एजुकेशन सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाता प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ आरक्षण किया गया है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं दलित समाज के, उनमें उनका एडमिशन होना चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो हम प्रयास करके उन्हें कराते हैं। और हमारे सरकारी स्कूल भी अब बहुत अच्छे हो रहे हैं। उनमें शिक्षा का स्तर अब बढ़ रहा है। उनको दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। उनको अब यूनिफॉर्म के पैसे, जूते मोजे के पैसे उनके सीधे खाते में डाले जा रहे हैं, जिससे उनके माता पिता अपने हिसाब से खरीदें। तो बहुत सारी जो पुरानी विसंगतियां थी उनको खत्म किया जा रहा है, और बच्चे आगे बढ़ भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। और देखिए, बच्चे में पढ़ने की ललक होगी तो ना प्राइवेट स्कूल ना सरकारी स्कूल कोई रोक नहीं रोक नहीं सकता उसे अच्छा, पढ़ना सोशल ही। मीडिया के इन्फ्लुएंस को आप कैसे देखती हैं बच्चों के जीवन पर, उनकी पढ़ाई हम पर? खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो हमें पढ़ना था, बिल्कुल, तो पढ़ लिए। ये बच्चे में ललक होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना, बिल्कुल बच्चों में ललक मुझे होनी आगे चाहिए। बढ़ना और सरकार की योजनाएं तो है ही। होगा। देखिए, सरकार तो सपोर्ट करती है। एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे महाकुंभ में हमने देखा कि एक बच्ची वायरल होती है, मोनालिसा। वो हाथ में माला लेकर बेचती रहती थी। मैं उसके जीवन को कैसे घुमा ये नहीं सवाल पूछ रहा, लेकिन उसका परिवार इतना मजबूर था कि वो माला बेचने के लिए वहां पहुंची थी, सैकड़ों किलोमीटर दूर से। अब सवाल है कि इन बच्चियों को इस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षित किया जाए कि वो माला ना बेचे, बल्कि कलम लेकर वो आईएएस, पीसीएस, डीएम, कलेक्टर, राजनेता बनना चाहे आपकी तरह। बिल्कुल नहीं, ये तो देखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये अपने अंदर से आवाज आती है, अपने अंदर से इंसान सोचता है। अब मुझे मालूम नहीं वो क्यों माला बेच इस जरिया तो बनना पड़ेगा ना। मुझे नहीं मालूम वो क्यों माला बेच रही थी। वो पढ़ना उसको था तो पढ़ना ही चाहिए था माला। मैं देखिए, दलित समाज, मैं बहुत छोटी बात कह रही हूँ, मेरे घर में जूते का काम होता था, लेकिन कभी हमने ये ऐसे काम नहीं किए। हमारे पिता ने हमेशा यही कहा, तुम्हें स्कूल जाना है, पढ़ना है। शाम को ट्यूटर घर आता था। कुल मिलाकर ये है कि खुद की मनोभावना भी होनी चाहिए। ये अपने अंदर की भावना को बिल्कुल, ये बिल्कुल, रवैया जोरदार बहुत तालियां एक बार जोरदार एक बार फिर से अपने अंदर की भावना को जागृत बहुत- करके हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको जरूर प्रोत्साहित करें कि बेटा पढ़ाई में ही तेरा भविष्य है। बिल्कुल, ये प्रोत्साहन और जब बहुत ज्यादा पढ़ोगे जरूरी तुम, है। तभी कुछ अच्छे बनोगे, तभी अच्छे बढ़ के आगे बढ़ोगे। ये मेरे पिता मेरे से कहते थे कि तुम पढ़ोगी तभी कुछ कर पाओगी, और नहीं जाते थे तो बहुत डांट भी पड़ती थी। बिल्कुल, बहुत तो ये हमें पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। केवल बाबा साहब जो कह के गए हैं, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है, हमारी उन्नति करता है, हमारी प्रगति करता है। और अगर आज मैं हूँ तो केवल शिक्षा के कारण हूँ। मैं अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो ना मैं आगरा की मेयर बनती, ना उत्तराखंड की गवर्नर बनती, और ना आज आपके बीच में। ये मिसाल है मैम, बिल्कुल ये मिसाल है। तो ये शिक्षा बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल सही आपने कहा, जोरदार तालियां। आपने ये बातें कही और इसको लेकर जाहिर सी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा खुशबू और वंदना, आप बेबी रानी मौर्य जी को
एक छोटी सी भेंट देकर लाइफ टाइम की तरफ से जो भेंट है उसे सम्मानित करें। और जोरदार ताड़ियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। महिला बाल विकास मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी महिलाओं के विकास को लेकर, जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होती हैं, शिक्षित नहीं होती हैं, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ता। और ये पूरे देश के भीतर, दुनिया के भीतर आपने देखा है, महसूस किया है। एक महिला होती है, वो घर को संभालती है, समाज को संभालती है, फिर राज्य को भी संभालती है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और लगातार आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में राजनीतिक जो इस वक्त परिस्थितियां हैं उसको भी हम समझेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिसका इंतजार किया जा रहा है, विपक्ष के सबसे मजबूत नेता के तौर पर अखिलेश यादव इस वक्त हम सबके बीच में कुछ सेकंड में पहुंचे।